The skull is the bony framework of the head, arranged in two parts. The cranium, sometimes called claviria, consists of 8 bones and the facial skeleton of 14 bones. The cavity of the cranium presents an upper surface known as the vault of skull. The whole skull can be studied from the inside or internally after removing the roof of the claviria of skull cap. The skull can also be studied as individual bones. The whole skull can be studied from outside or externally in different views. Norma lateralis, anterior view or norma frontalis, posterior view or norma occipitalis, basal view or inferior view norma basalis, superior view or norma verticalis. There are 8 cranial bones and 14 facial bones. When all these bones combines or articulate with each other, then a skull is formed. आज की जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ हेड। हेड के ऑस्टियोलॉजी के बारे में आज आप लोग का इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहला क्लास है जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो स्कल के बोन्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोन्स ऑफ हेड एंड नेक इंक्लूड सोमैटिक बोन्स, the skull, that is skull with mandible, 7 cervical vertebra and the hyoid developed from the second and third branchial arch. एक्चुअली में जो बोन्स, मैं यहां से पेन ले लेता हूं। हेड और नेक के जो बोन होते हैं उसको हम लोग सोमैटिक बोन मानते हैं, क्योंकि ये जो बोन है इसका कनेक्शन हमारे बॉडी से है, ये हमारे बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग सोमैटिक बोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्कल है, स्कल में मैंडिबल होता है और हायोइड बोन जो होती है, ये जितने भी बोन्स हैं, चाहे हायोइड बोन हो, चाहे सर्वाइकल वर्टिब्रा हो, दैट इज 1 to 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और चाहे स्कल, कंप्लीट स्कल की बात करें, तो ये सारे के सारे इन लोग का जो डेवलपमेंट होता है, अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे तो ये ब्रैंकियल आर्च से डेवलप करता है। ब्रैंकियल आर्च को हम लोग एक्चुअली में फेरेंजियल आर्क भी कहते हैं। ब्रैंकियल आर्क ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है गिल, और ये इसी से इनका जो है ना डेवलपमेंट हुआ है। तो आप अगर एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ब्रैंकियल आर्क रहता है, और इस ब्रैंकियल आर्क से डेवलपमेंट होता है सारा का सारा हमारे हेड और नेक का। समझिए कि ये जो आर्क है ये हमारे ब्रेन का, हेड का और सर्वाइकल वर्टिब्रा के डेवलपमेंट यहीं पर से होता है, और इवन हायोइड बोन भी होता है। अब रही बात के स्कल बोन में तो हायोइड बोन शामिल नहीं है और सर्वाइकल में भी वो शामिल नहीं है। हायोइड बोन जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट बोन होता है, और इसको हम लोग लिंगुअल बोन भी कहते हैं। लिंगुअल कंसर्निंग टंग, लिंगुअल कंसर्निंग टंग। तो जो हायोइड बोन है
वो एक्चुअली में हॉर्स शू शेप्ड होता है। हॉर्स शू कैसा होता है? इस तरह का होता है। तो हॉर्स शू शेप्ड बोन है और ये सिचुएटेड होता है मिड लाइन में, नेक के बीचों बीच में मौजूद होता है, चिन के नीचे, है ना। एंड द थायराइड कार्टिलेज, और थायराइड कार्टिलेज के पास ये मौजूद होता है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज एक्चुअली में है क्या? तो हमारा जो साउंड बॉक्स है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, है ना, जिसको लैरिंक्स कहते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी कार्टिलेज होती है उसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। ऐसे वो एक्चुअली में जो वॉइस बॉक्स है ना, लैरिंक्स जो है, वो लैरिंक्स बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर के बना है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और सारे कार्टिलेज आपस में जुट करके उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। और वहीं उसका जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है उसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। एट रेस्ट इट लाइज एट द लेवल ऑफ द बेस ऑफ मैंडिबल। ये मैंडिबल के बेस के पास रहता है, लेकिन एक चीज ध्यान रहना चाहिए, इसका कनेक्शन किसी दूसरे बोन से नहीं होता है, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो एक्चुअली में जब हम हेड के बारे में पढ़ रहे हैं और नेक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइवाइड बोन आने का कॉज ये है कि ये नेक के रीजन में है, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है ब्रैंकियल आर्क से हुआ है, या जिसको हम लोग फेरेंजियल आर्क कहते हैं, जो एम्ब्रियोलॉजी में आप देखते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फिगर भी डाली है, यहाँ पे लोकेशन आपको दिखा रहा है हाइवाइड बोन का, ठीक है। और जस्ट नीचे यहाँ पर लैरिंक्स है, जिसका जो है सबसे बड़ा कार्टिलेज, जिसको हम लोग थायराइड कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं, ये जो स्कल कैप है, स्कल कैप वो फॉर्म होता है फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्क्वामस टेम्पोरल एंड ए पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन डेवलप्ड बाय इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ये स्कल कैप का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो हमको ये पता है कि जो 8 फ्लैट बोन होते हैं वो हमारे स्कल को बनाते हैं, ठीक है। तो स्कल कैप को फॉर्म करने के लिए बेसिकली जो फ्रंटल बोन हुआ, पेराइटल बोन हुआ, स्क्वामस टेम्पोरल बोन हुआ, ये सारे के सारे बोन, जितने भी बोन्स हैं, वो आपस में जुटते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के जरिए, ठीक है। और वो जब जुटते हैं तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए कि हमको पता है कि 14 फेशियल बोन है और 8 स्कल बोन है, और ये सारे बोन्स अकेले नहीं होते हैं। एक अडल्ट के सारे बोन्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ऑसिफाई कर जाते हैं, और वो जब ऑसिफाई कर जाते हैं तो फ्यूचर सिर्फ दिख सकता है, लेकिन फ्यूचर से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कभी नहीं देखिएगा कि किसी सेपरेट बोन को इजीली हटाया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे जो बोन्स हैं मिल करके स्कल कैप का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है स्क्वामस टेम्पोरल, आप देख रहे हैं कि ये जो बोन है ये कंप्लीट टेम्पोरल बोन है ना। दिस बोन इज टेम्पोरल बोन, ठीक है। और ये जो टेम्पोरल बोन है उसका जो ये फ्लैट पोर्शन है, इसको हम लोग स्क्वामा कहते हैं, स्क्वामा। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग जाइगोमा कहते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस निकलता है जिसको हम लोग जाइगोमेटिक प्रोसेस कहते हैं। और ये जाइगोमेटिक बोन से जाकर के जुड़ जाता है, यानी कि ये हो गया आपको जाइगोमेटिक बोन। और यहां पर से जुड़ जाता है जाइगोमेटिक बोन, यानी के चिक बोन, चिक बोन यानी के जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। हमारे जो स्कल होता है, द जॉइंट ऑफ स्कल आर मोस्टली फ्यूचर। स्कल्स का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है? वो फ्यूचर होता है, वो जोड़ होता है। किस तरह का? इस तरह का, इस तरह का। जैसे सिलाई होता है कपड़ा पे, तो किस तरह का जोड़ बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे।
तो ज्वाइंट जो स्कल का होता है वो ज्यादातर फ्यूचर होता है, मोस्टली फ्यूचर होता है, और कुछ प्राइमरी कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक पेयर साइनोवियल ज्वाइंट जिसको हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं, और ये मोबाइल बनाता है। हमारे स्कल की कोई चीज नहीं मूव करती, स्कल की कोई चीज नहीं मूव करती है, केवल हमारा मैंडिबल खुलता और बंद होता है। ठीक है ना, अगर हम माउथ को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ मेरे मैंडिबल का मूवमेंट होता है, इसके ऊपर कोई भी बोन का मूवमेंट नहीं हो पाता। आप देखिएगा यहाँ पे एक स्कल है मॉडल, तो अगर इसको खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो इसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ बोन्स अपने जगह पर हैं। यानी कि जो भी इसके जो जितने भी फ्यूचर्स आप देख रहे हैं, अगर कैमरा में मैं दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा, ये सब फ्यूचर्स हैं, अलग अलग फ्यूचर हैं। ठीक है ना, कॉर्नल फ्यूचर हो गया, सजाइटल फ्यूचर हो गया, लैम्बडॉइड फ्यूचर हो गया, स्क्वामोजल फ्यूचर हो गया, जितने भी फ्यूचर है जो जोड़ इसका बना रहे हैं, उसमें कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो ज्वाइंट जो स्कल का होता है ये मोस्टली फ्यूचर होता है और वो मोबाइल नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक पेयर साइनोवियल ज्वाइंट को देखेंगे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट है, ठीक है, इसके अंदर जो भी साइनोवियल ज्वाइंट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड होती है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो नी ज्वाइंट हो। ठीक है ना, तो नी ज्वाइंट के पास भी साइनोवियल फ्लूइड होती है। और मालूम है, ये जो ज्वाइंट होती है, ये ज्वाइंट में बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि जॉ लॉक हो गया, किसी का मुंह खुला है तो बंद ही नहीं हो रहा है, उसमें ऑस्टियोफाइट आकर के जमा हो गया, यानी कि इरोसिव चेंज हुआ। हड्डी में क्या हुआ ना कि यहाँ पे इरोसिव चेंज हुआ, और इरोसिव चेंज होने से हड्डी के छोटे छोटे जो कण निकलते हैं उसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। लेकिन यूजुअली यहाँ पर बहुत रेयर होता है, वेरी सेल्डम। लेकिन आप देखिएगा कि और जगह पर जो ज्वाइंट होता है वहां पर यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऑस्टियो अर्थराइटिक चेंज। इवन आप सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं, अगर हम गर्दन की हड्डी की बात करते हैं तो वहां पर स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर बोन्स में एक चीज होती है कि बोन्स के बारे में आप जब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, जिस चीज में आखिर में आइटिस लग जाता है वो चीज इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होता है कि कार्टिलेज जो बोन का होता है वो खत्म होने लगता है, सबसे पहला चीज। उसके बाद ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन भी होता है, और तीसरी चीज कि वहां पे इरोजन होता है, बोनी इरोजन होता है, और बोनी इरोजन की वजह से बोन्स के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं और ज्वाइंट को मूव करने में बड़ी तकलीफ हो सकती है, ज्वाइंट को मूव करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। जॉ लॉक, ठीक है ना, सॉरी। तो पेयर ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट, दिस मोबाइल ज्वाइंट परमिट टू स्पीक। ये जो ज्वाइंट है ये बड़ा सिंपल बात है कि ये है तो हम स्पीक कर रहे हैं, मेरा मुंह खुल रहा है और बंद हो रहा है, हम च्यू कर सकते हैं, चिबा सकते हैं, किसी चीज का टेस्ट ले सकते हैं, है ना, हम पानी पी सकते हैं, और इवन मुंह मुंह खोल करके हंस भी सकते हैं। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर इस मोबिलिटी का होना ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग अब स्कल के अंदर देखेंगे तो स्कल अपने अंदर क्या क्या चीज को लॉज करता है। ये तो एक ब्रेन बॉक्स कहलाता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, ब्रेन इसी के अंदर लॉज्ड रहता है। तो स्कल जो है वो लॉज करता है ब्रेन को। तो ब्रेन जो है हमारे क्रैनियल कैविटी के अंदर जो ब्रेन बॉक्स हुआ उसके अंदर जो है ब्रेन उसके अंदर आसानी से रहता है, फिक्स रहता है। बट ऑल्सो स्पेशल सेंसेस लाइक कॉक्लियर एंड वेस्टिब्यूलर एपरेटस। आप अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा अगर देख लेते हैं, हर जगह पर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद हैं। जैसे कि एब्डोमेन का रीजन अगर हम देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे विसरा मौजूद है, जैसे कि लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। लेकिन आप जान लीजिए कि हमारा जो स्कल है ये किसी से कम नहीं है, ये इसके अंदर ब्रेन है, ये ब्रेन को लॉज कर रहा है, और स्पेशल सेंस के इंपॉर्टेंट ऑर्गन को इसके अंदर है। अदरवाइज आप तो सेंस जो है स्किन में भी होता है, आदमी टच करे ठंडा लगे फील होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है
जैसे टेस्ट के बारे में, और सबसे बड़ी चीज कि हम लोग किसी चीज का सुगंध जो लेते हैं, जो ऑल्फैक्टरी म्यूकस मौजूद होता है ना, वो उसके कारण तो हमारे हर जगह पर, और इसमें जो यहाँ पर जो आई बॉल ऑर्बिट के अंदर क्या रहेगा, आई बॉल रहेगा, ठीक है ना। तो वो आई बॉल को भी ये रखेगा और उसके मसल्स भी रहेंगे जो आईज में अलग अलग तरह के मूवमेंट को कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है इस स्कल कैविटी के अंदर मौजूद रहती है। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क ही नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा डेलिकेट स्ट्रक्चर सब मौजूद रहता है। और सबसे ज्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर आपके आईज हो गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ब्रेन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा वेट ऑफ ब्रेन इज नॉट फेल्ट। जो मस्तिष्क का वजन है, ब्रेन का जो वजन है हमारे स्कल के अंदर है, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं ठीक है। लेकिन अगर हम बाइक चलाएंगे और उस पर से एक हेलमेट अगर सर में डाल लेंगे तो हमको एक वजन का एहसास होगा, हमें एक वेट का एहसास होगा। तो गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने इंजीनियरिंग जो लगाई है, अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ब्रेन के वेट को हम लोग महसूस नहीं कर पाते। द वेट ऑफ ब्रेन इज नॉट फेल्ट एज इट इज फ्लोटिंग इन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये एक फ्लूइड के अंदर तैर रहा है, ठीक है। और उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। और ये सीएसएफ कहां मौजूद होता है, तो सीएसएफ ब्रेन चारों तरफ से मेम्ब्रेन से ढका रहता है, एक झिल्ली से ढका रहता है। आप देखिएगा बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, भगवान उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं। जैसे हम लोग बुक के ऊपर किसी तरह का कवर नहीं चढ़ाते हैं, जैसे ये बुक है, ये एक बुक है, अब इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे कि हम ऊपर से एक कवर चढ़ा देंगे। मेरे कोई भी बुक में कवर नहीं है, इसे ऐसे ही है, इसलिए हम देख रहे थे किसी में कवर है कि नहीं। तो कवर उस पे चढ़ाएंगे, तो कवर हर चीज के ऊपर रहता है। हड्डी के ऊपर जो कवर रहता है, यहाँ पे ये बोन है, इसके ऊपर भी एक कवर, एक पतला मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग पेरिओस्टियम के नाम से जानते हैं। पेरिओस्टियम जो हड्डी को कवर करे, ठीक है। अगर हम लोग अपने इंटेस्टाइन को और अपने स्टोमक को, ये सारे चीज को जो इनक्लोज करने वाला होता है, उसको हम लोग पेरिटोनियम कहते हैं। और वो दो होता है, एक विसरल और एक पैराइटल, एक ऑर्गन के से चिपका हुआ और एक अलग, ठीक है। विसरल और एक होता है पैराइटल। तो पैराइटल हो गया ऊपर का, और विसरल हो गया जो विसरा से अटैच है। विसरा का मतलब हो गया ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम अपने लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स भी कवर होता है। क्या चीज से कवर होता है, तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसमें हमेशा पानी आ जाता है। इसी तरह ब्रेन जिस मेम्ब्रेन से कवर रहता है उसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं, है ना। और हार्ट जिससे कवर रहता है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, है ना। 2 मिनट, रेडमी का माइक्रोफोन ऑन है। चलिए मैंने ऑफ कर दिया। तो इसी तरह जो ये मेनिंजेस है, इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रेन को कवर करता है, ब्रेन को कवर करता है। सबसे पहला ब्रेन क्या चीज से कवर रहता है, तो वो मेनिंजेस से कवर रहता है। अगर मान लीजिए कि ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना, तो ये क्या रहता है, एक मेनिंजेस से कवर रहता है। और मेनिंजेस 3 होता है ना, पायामेटर, आर्केनोइड मेटर और ड्यूरामेटर। और इसके अंदर सब आर्केनोइड स्पेस में ही ये फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और आप अगर ब्रेन को बीच से काटते हैं, तो ब्रेन के बीच में खोखला होता है। जैसे पपीता को बीच से काटते हैं तो पपीता क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। पपीता को काटिएगा तो क्या होगा, बीच से ऐसा करके खोखला होगा अंदर में, और बहुत सारी बीज रहती है मौजूद, ठीक है।
ऊपर से तो नहीं पता चलता। इसी तरह ब्रेन को कट करते हैं तो अंदर में उसके जो स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, और उसके वेंट्रिकल के पास मौजूद होता है कैरेनोइड प्लेक्सस। कैरेनोइड प्लेक्सस मौजूद होता है और उसी का सिक्रीशन होता है CSF। ऊपर वाले ने ऐसी सेटिंग की कि जिससे वो ब्रेन जो है उसमें ये रहता है, तैरता रहता है। ठीक है, क्लास चल रहा है। ठीक है। ब्रेन क्या होता है कि उसमें फ्लोट करता रहता है, और फ्लोट चूंकि करता रहता है तो वो सबसे पहले तो ट्रॉमा से बचेगा, उसमें किसी तरह की ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं हो सकती है। अगर कोई बाथरूम में ऐसे करके गिर जाता है खटाक से, तो क्या होगा, उसका स्कल की बोन टूटेगी, लेकिन ब्रेन जैसा डेलिकेट स्ट्रक्चर कभी देखा है कि उसका जो है ब्रेन के सेल डैमेज हुए? नहीं। आप क्या देखिएगा कि कोई अगर गिरता है तो गिरने की वजह से हेमोरेज का शिकायत हो सकता है। वो शिकायत कौन सा हो सकता है? एक्स्ट्रा क्रेनियल, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्रेनियल। इंट्रा क्रेनियल हेमोरेज जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन अगर इंट्रा क्रेनियल हेमोरेज होगा तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन आप कभी नहीं सुनिएगा। तो कारण क्या है? यही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को समझिए कि कोई भी चीज अगर हम लोग मंगाते हैं कांच का, अमेजोन से मंगाएंगे या फ्लिपकार्ट से मंगाएंगे, तो कंपनी वाले उस कांच के चीज को क्या करते हैं, चारों तरफ स्पॉन्ज लगा देंगे, ठीक है, या वो क्या कर सकते हैं, उसके अगल बगल पुआल रख दें या कागज रख दें। तो दो ग्लास होगा अगर कांच का, तो दोनों आपस में टकराएगा नहीं, टूटेगा नहीं। वो चीज तो भगवान ने बहुत पहले कर दिया। बीच में पानी का थैला भी डाल दिया जाएगा तो वो जो है शॉकर का काम करेगा, तो इट एक्ट्स एज अ शॉकर ऑल्सो, शॉकर की तरह भी काम कर रहा है, और ये भी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। ये जो टर्म है स्कल ऑल्सो इंक्लूड मैंडिबल और लोअर जॉ विच इज सेपरेट बोन। अब ये जो है देखिए, ये सारे बोन सेपरेट हैं, लेकिन एनाटॉमी वाले हम लोग जो है मानते हैं ना कि जो बाइबल है एनाटॉमी की, जो हमारे इंडिया में जो बाइबल ऑफ एनाटॉमी है उसको बीडी चौरसिया को माना जाता है, ठीक है। और अगर पूरा इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं तो ग्रेज के एनाटॉमी को जो है बाइबल माना जाता है, बाइबल ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। तो अगर किसी भी एनाटॉमी को देखते हैं जिसमें स्ट्रक्चर की पढ़ाई होती है, तो वहां पर क्या किया गया है कि ये कंप्लीट स्कल में इसको शामिल कर लिया गया। अब ये डिपेंड करता है ऑथर पे। अगर मैं ऑथर हूं तो मैं शामिल करूं ही नहीं, ये मेरी मर्जी, क्योंकि ये सेपरेट है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये जो टर्म स्कल है ये इंक्लूड करता है अपने अंदर मैंडेबल को भी, इसमें मैंडेबल भी शामिल होता है, जिसको हम लोग लोअर जॉ करते हैं, विच इज सेपरेट बोन। हाउएवर द टर्म स्कल एंड क्रैनियम आर ऑफन यूज ये जो है साइनोनिम्स है, ये जो है रेगुलर, एक दोनों का मीनिंग एक आता है, यानी कि चाहे हम स्कल बोले चाहे हम लोग क्रैनियम बोले, ठीक है, चाहे स्कल बोले चाहे क्रैनियम बोले, ठीक है। अब आप लोग जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतरिएगा, जब आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपका ज्यादा मतलब क्या चीज का रहता है, आपका इस चीज से रहेगा, ठीक है ना, लोअर जॉ से या अपर जॉ से। लोअर जॉ में आप एक चीज बड़ा कॉमन देखिएगा, फ्रैक्चर्स को देखने को आपको मिलेगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का प्रॉब्लम आपको दिखाई देने को मिलेगा, मैग्जिला का प्रॉब्लम आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो ये सारी चीज, कम से कम इतना एरिया जो है आपका केस ही होता है, ठीक है ना। तो जहां पर आपको जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है, डेंटल एक्सट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो सारी चीज पर आपको ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको महारत हासिल करनी पड़ती है। लेकिन आप ये मत समझिए कि मेरा सिर्फ इतने ही दूर का रिलेशन है, आपको पूरा स्कल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस में उतरिएगा, तो आपको जो है नर्वस सिस्टम और हार्ट, ये दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है एक डेंटल सर्जन को जानने के लिए। एक डेंटल सर्जन को या डॉक्टर को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट
के बीमारी के बारे में, पेशेंट की हर बीमारी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? इसलिए जानना जरूरी है कि वो हो सकता है कि दांत को खींचे। मेरा एक फ्रेंड है जो प्रैक्टिस करता है पटना में राजा बाजार में, उसने बताया कि मेरे बगल में जो डॉक्टर था उसने डेंटल दांत में कुछ ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर किया और उसी वक्त जो है पेशेंट का देहांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं, ये जो क्रैनियम वर्ड है, ये जो क्रैनियम है, ये सब डिवाइड करता है अपर वाले हिस्से को, अपर पार्ट को, जिसको हम लोग क्लैवेरिया कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। और फिर दूसरा पार्ट जो है इसका फेशियल होता है, जो चेहरा बनाता है। ठीक है, तो एक तो क्लैवेरिया हो गया, दूसरा फेशियल पार्ट हो गया। ठीक है, फेशियल बोन 14 होते हैं और क्रैनियल बोन जो स्कल बोन होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो वर्ड है क्लैवेरिया, इसका एग्जैक्ट मीनिंग कहां से आता है और ये वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ। तो ये एक लैटिन वर्ड है। क्लैवेरिया क्या है? एक लैटिन वर्ड है और ये वर्ड को डिराइव किया गया है ना, कि इसका डेरिवेशन हुआ है एक वर्ड से जिसको हम लोग कैलवेरी कहते हैं, CALVARY। देखिए ये दोनों वर्ड कितना आपस में मिलता है। यहाँ पर कैलवेरिया है और यहाँ पर कैलवेरी है। ये एक्चुअली में मतलब ये हुआ कि वो जगह जहां पर जेसस को क्रूसीफाइड किया गया था, जहां पर उनको क्रॉस में लगाया गया था, वो जगह जो है वो जगह को, वो जो है पहाड़ी इलाका है और उस जगह को माउंट क्लैवेरिया कैलावेरी के नाम से जानते हैं। और उसका स्ट्रक्चर इसी तरह होता है जैसा स्कल का ऊपर का ये स्ट्रक्चर है, और इसी के ऊपर जो है क्रूसीफाइड किया गया था जीसस क्राइस्ट को, इसीलिए इसको हम लोग क्लैवेरिया कहते हैं। ये जान लीजिए, ये इसलिए क्लैवेरिया कहते हैं। हर बोन के पीछे मतलब है, हर बोन के पीछे मतलब है। और ये जरूरी नहीं है कि पीडी चौरसिया की इतनी बड़ाई कर दिया तो उसके अंदर मिलिए जाएगा, नहीं, नो चांस। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर जो बोन है इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन जो बोन है, ये बोन जो है पर्टेटिंग टू टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करता है। जब इसका नाम रखा जा रहा था तो ये यहां पर इसको घड़ी मान करके इसका नाम रखा गया, टाइम से बना टेम्पोरल। और टेम्पोरल क्यों कहते हैं? कि जब उम्र होने लगती है, जब आदमी की एक सर्टेन एज तक पहुंचता है, तो बाल का जो पकना होता है, ग्रे होना जो होता है, वो टेम्पोरल रीजन के पास से होता है। तो वो निशानी है कि भाई एज आ गई, बुढ़ापा आया, इसलिए वहां पर टेम्पोरल। हर बोन का जो है ना कुछ मतलब है। और या कोई बोन का नाम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, किसी का जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ स्कल आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। जितने भी बोन हैं सब आपस में आकर के जुटते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं बाय मींस ऑफ फाइबरस ज्वाइंट। फाइबर के ज्वाइंट से आकर के जुटते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। एट विच एडल्ट देयर इज नो मूवमेंट। जो अडल्ट है उसमें कोई मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अब हमको यहाँ पर एक क्लिनिकल वर्ड याद आ गया, एक क्लिनिकल याद आ गया, तो मैं उसको बताता हूं कि एक अडल्ट में किसी को मूवमेंट नहीं होती है। मैं बताऊंगा, मैंने बोला था ना मैं क्लिनिकल पकड़ के चलूंगा। दूसरा है कि इन द फीटस एट बर्थ देयर इज कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ फाइब्रस टिश्यू। वहां पर फाइब्रस टिश्यू होता है और बोन काफी लचीला होता है और उसमें स्लाइट मूवमेंट होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है ना, वॉल्ट ऑफ स्कल में। ठीक है, एंड दिस परमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवमेंट वो देता है। लेकिन अभी देखिए एक चीज यहां पर तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे यहां पर याद आ गया कि ये जो देखिए भगवान कितने बड़े इंजीनियर हैं। आप इसी से पता करिए कि ये जो क्लेवेरिया है या कैलेवेरी है, ये एक्चुअली में गुंबज जो होता है
उस चीज को इंजीनियर ने साबित किया कि किसी चीज की बनावट अगर ऊपर से राउंड कर दी जाए हमारे स्कल के तरह तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे ताजमहल को देख लीजिए, या आप जाकर के मस्जिद को देख लीजिए, बहुत से मॉस्क को देख लीजिए, या पुराने बहुत सारे बिल्डिंग और इमारत को देखिए, वो ऐसा करके राउंड, या गुरुद्वारा को देख लीजिए, ऊपर से ऐसा राउंड करने का मतलब है कि भूकंप भी आता है तो जल्दी टूटता नहीं है। हम तो नहीं देखा आज तक टूटते हुए, तो वो मजबूती ज्यादा करता है। और भगवान को ये पता था कि इसको चौकोर नहीं बनाओ, ट्रायंगुलर नहीं बनाओ, इसको राउंड बनाओ, और राउंड रहेगा तो इसमें ज्यादा मजबूत होगी क्योंकि इसके अंदर डेलिकेट स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए अब यहां पर आते हैं। तो फिटस में स्लाइटली मूवमेंट होता है। अब हम क्लिनिकल बताने वाले हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेफलस। सुना है कभी आप लोगों ने? माइक्रोफोन ऑन करके बोलिए, आपने कभी हाइड्रोसेफलस नाम के रोग के बारे में सुना है? स्कल का एक बीमारी है, किसी ने सुना है? यस सुना है? हाँ, क्या होता है हाइड्रोसेफलस में, क्या होता है जल्दी से बताइए। सर, स्पाइनल फ्लूइड भर जाते हैं और एबनॉर्मलिटी शो करने लगता है। एबनॉर्मलिटी शो करने लगता है, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली में क्या होता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है मेनिंजेस में बहुत ज्यादा होता है, और इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हाइड्रोसेफलस का कंडीशन है, अगर हम लोग बेबी में देखेंगे, बेबी में अगर हाइड्रोसेफलस है तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि फ्यूचर चूंकि लचीला होता है तो हाइड्रोसेफलस होगा तो बच्चे का जो स्कल होगा वो काफी बड़ा होगा। लेकिन बड़े में भी रेयरली हो जाता है हाइड्रोसेफलस के कंडीशन। और उस कंडीशन में इंटरनल प्रेशर जब होगा तो वो क्या चीज को दबाएगा? ब्रेन को दबाएगा। वो दबाएगा क्या चीज को? ब्रेन को दबाएगा। बच्चे के ब्रेन को नहीं दबाता है, स्कल फैलने लगती है। और बड़े में अगर हो जाता है, इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो वो ब्रेन को अंदर से चापेगा। ठीक है, मैं एक फिगर दिखा देता हूं जल्दी से। 2 मिनट, 1 मिनट, पेन। हाइड्रोनेफ्रोसिस आ गया, इसके नीचे हाइड्रोसेफलस इमेज मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला बेबी देखिए, इस तरह का स्कल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर का जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो है प्रेशर बढ़ेगा। जिसने भी जवाब दिया था बहुत सही दिया था। और बेबी को हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया इसको जो है हाइड्रोसेफलस है। तो ये जो लचीलापन है उसको, उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी से एक चीज आई थी क्लिनिकल मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि नहीं, अपने नोट्स में इसको डालना जरूरी है। जब बच्चे का जब मौत होता है ना, फीटल डेथ नोट करके लिखा है तो इसको ऊपर रहना चाहिए था, नीचे ये रहना चाहिए था। चूंकि ये पीडीएफ में कन्वर्ट हुआ तो ऐसा हो गया। फीटल डेथ, बच्चे की जो मौत होती है ना, तो एक्चुअली में क्या होता है कि फीटस का हार्ट रेट, जिसको हम लोग FHR कहते हैं, फीटस हार्ट रेट खत्म हो जाएगा, बच्चे की मौत हो गई, यानी कि कोलैप्स कर गया। लेकिन आपको सिर्फ एनाटॉमी पढ़ाने में थोड़ी सी चीज बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे फ्यूचर्स जुटे वैसे नहीं रहते, लचीले रहते हैं। तो बच्चे का जब मौत होता है तो एक सोनोलॉजिस्ट को कैसे पता चल जाता है कि बच्चा मर चुका है? अगर उसको पल्स नहीं मिल पाता, उसका कंफर्मेशन कैसे हो पाता है? कभी कभी कैसा क्या होता है ना कि फीटल हार्ट रेट, माँ का जो पल्स है वो मिल जाता है और उससे रॉन्ग तरह की डायग्नोसिस हो सकती है। तो उन लोग क्या करते हैं कि एक स्कल का जो इमेज लेते हैं, और स्कल की जो इमेज लेते हैं तो स्कल में देखते हैं कि बोन्स ओवरराइड किया हुआ है। ठीक है ना? ये जो बोन है एक के ऊपर एक चढ़ गया है, बोन एक के ऊपर एक चढ़ जाता है जब, तो ये प्रूफ करता है कि बच्चे की मौत हो गई। देखिए यहां पर मैंने इससे 2 टेक्निकल बात के बारे में बताया। ठीक है, एक होता है कि यहां पर जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये ट्रायंगुलर, यहां पर ट्रायंगुलर होगा, यहां पर ट्रायंगुलर होगा, और पूरा ये मेम्ब्रेनस होता है, वो पल्सेटाइल होता है, उसको हम लोग फॉन्टोनील कहते हैं। ठीक है ना? और ये 18 मंथ के बाद ये जो है धीरे धीरे जुटता है। तो बच्चे को जब माथा को पकड़ा जाता है तो बहुत केयर के साथ पकड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर की गैपिंग होती है और यहाँ पर भी। और वो गैपिंग कैसी होती है? वो डायमंड शेप की होती है, वो डायमंड शेप की होती है। चलिए आगे आते हैं। लग रहा है कि टाइम खत्म हो गया है, समझा ना? 1 मिनट बचा ही हुआ है।
1 मिनट बचा हुआ, चलिए जहां तक जाए, ठीक है ना, जहां तक खिंचाए। द ऑसिपिटल एंड स्पेनो